सभी को नमस्कार। मेरा नाम नीरज है और मैं आपको इंग्लिश ग्रामर टीच कराने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक। आज हमारी ये पार्ट ऑफ स्पीच की दूसरी क्लास रहेगी। पहली क्लास में हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव तक कर लिए थे और आज हम करेंगे आर्टिकल, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये बाकी बचे हुए पार्ट ऑफ स्पीच आज करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल तक हमने किया था, नाउन कर लिया हमने, प्रोनाउन कर लिया, वर्ब हो गया हमारा, एडजेक्टिव। आर्टिकल से हमें स्टार्ट करना है। तो आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल नाउन से पहले आने वाले जो भी वर्ड होते हैं उनको आर्टिकल बोलते हैं और आर्टिकल में होते हैं ए एन द। ये तीन टाइप के आर्टिकल होते हैं। ए एन द, जो द आर्टिकल होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट इन द सेंस, डेफिनेट आर्टिकल यूनिक चीज़ों और ग्रुप के लिए यूज होता है। जैसे शी गेज्ड एट द मून। अब जो मून है वो अर्थ का एक ही मून है, ऐसा तो है नहीं, अर्थ के बहुत मून है और हमें पता भी है कौन सा मून है। तो ये द अर्थ ओनली एज वन मून, अर्थ के पास ओनली एक मून है, इसलिए मून के लिए हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। अब एक इंफॉर्मेशन और ऐड करते हैं कि स्पीकर और लिसनर जब दोनों को पता हो तो हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, जैसे ये हमारे सेकंड एग्जांपल है। इसमें जो किड्स है ना, ये स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है कि वो किड्स कौन है, इसलिए उन्होंने द आर्टिकल का यूज़ किया है। अगर स्पीकर या लिसनर को ना पता होता कि वो किड्स कौन सी है, या स्पीकर को ना पता होता, तो द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हम यहाँ पे। तो ये द आर्टिकल होता है, ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। इस किसी भी यूनिक चीज़ को दिखाने के लिए, ग्रुप को दिखाने के लिए, कोई भी स्पेशल थिंग हो। और मेन बात होती है स्पीकर और लिसनर को पता होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। इसके बाद आता है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल से आने से पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब एग्जाम्पल है, द हैमर रेफर्स टू ओनली वन हैमर बट ए हैमर रेफर्स टू एनी हैमर। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो द हैमर है ये एक हैमर को डेफिनेट कर रहा है। मतलब जैसे एक हैमर है और इसके बारे में बता रहा है, ये या स्पीकर लिसनर को पता होगा या ये यूनिक होगा, इसलिए द हैमर का यूज़ किया। बट ए हैमर का यूज़ तब किया है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे हैमर है, इसमें से एक हैमर का यूज़ किया है हमने, तो ए हैमर यूज़ किया। मतलब बहुत सारे में से एक को बाहर निकाल लिया हमने। हैमर के ग्रुप में से एक हैमर को बाहर निकालना ही ए हैमर, ए या ए आर्टिकल का यूज़ होता है। ए होता है, ए और एन दोनों ही इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। ए यूज इट बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए आर्टिकल का यूज़ होता है और वोवल साउंड से पहले एन आर्टिकल का यूज़ होता है। अभी मेन ए और द ही रहते हैं, एन का तो सभी को पता है कि वोवल साउंड से पहले यूज़ होगा। अभी इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं ये यूनिक चीज़ को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, स्पेशली ए आर्टिकल। जैसे शिवम इज़ ए डॉक्टर। शिवम जैसे डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, जैसे ये डॉक्टर है, इस ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन उनमें से हमें एक की बात करनी है तो ए आर्टिकल यूज़ करेंगे। जैसे शिवम इज़ ए डॉक्टर, शिवम इज़ जस्ट वन ऑफ द मैनी डॉक्टर इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में बहुत सारे डॉक्टर हैं लेकिन एक डॉक्टर की बात की, इसलिए ए आर्टिकल का यूज़ किया। जैसे आई एम नॉट लुकिंग फॉर ए स्पेसिफिक जॉब के लिए आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, ये सेंटेंस है। अब आई एम नॉट लुकिंग फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, मतलब जॉब ढूंढनी है लेकिन कोई स्पेसिफिक नहीं। अगर स्पेसिफिक होता तो हम यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ करते, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक नहीं है तो ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ये ए आर्टिकल की बात थी। आगे चलते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब के लिए आता है। अब बहुत से स्टूडेंट को डाउट रहती है कि इसको याद कैसे करें, किस किस के लिए आता है। तो सिंपल सी बात है, इस वर्ड में जो एडवर्ब ये वर्ड है इसी में तीनों चीज़ का नाम है। जैसे एड मीन्स एडजेक्टिव, वर्ब मीन्स वर्ब और कंप्लीट के लिए एडवर्ब। तो ये बिल्कुल छोटी सी ट्रिक थी याद करने के लिए, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। इससे आप
मतलब जो एडजेक्टिव के लिए आए वो भी एडवर्ब, जो वर्ब के लिए आए वो भी एडवर्ब, जो एडवर्ब के लिए आए वो भी एडवर्ब, ये तीनों चीज़ के लिए आने वाले एडवर्ब होते हैं। और मैंने बताया होगा कि नाउन के लिए आने वाले एडजेक्टिव होते हैं और आर्टिकल भी हो सकते हैं, दोनों बात बताई थी। आगे आने वाले टॉपिक में हम इसको और डिटेल से करेंगे। ये तो सिर्फ बेसिक आपकी नॉलेज के लिए कि जिसने बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं की है उसके लिए एक बार रिकैप होता रहे या उनको सीखने को मिले। अभी एडवर्ब नॉर्मली हेल्प पेंट ए फुलर पिक्चर बाय डिस्क्राइबिंग हाउ समथिंग हैपन। एडवर्ब जो होता है वो बताता है कि मतलब जैसे कोई काम हुआ वो किस टाइप में हुआ है या उसकी फुल पिक्चर कैसी है, वो अच्छे उसका ढंग कैसा है, कैसा किया है, कब किया, कितनी बार किया है, मतलब उस पिक्चर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है उस काम को। काम मीन्स होता है एक्शन और एक्शन मीन्स वर्ब। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, तो ध्यान देना इस बात पे। पिछली क्लास जिसने नहीं देखी वो जाके ज़रूर देखे। अभी एग्जांपल लेते हैं, जैसे शी वॉज वॉकिंग स्लोली। अब जो ये वॉज वॉकिंग है ये एड वर्ब है, सी सब्जेक्ट है। अभी ये स्लोली किसके लिए आया है, सी के लिए या स्लोली के लिए? ये जो स्लोली है, सॉरी गलती से हो गया, ये स्लोली किसके लिए आया है? अगर सी के लिए आया है तो ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के लिए आने वाला एडजेक्टिव। अगर सी के लिए नहीं आया तो वर्ब के लिए आया, अगर वर्ब के लिए आने वाला तो एडवर्ब, जैसे बताया मैंने। तो अगर पहचानने में मुश्किल हो रही है तो ये देख लो, सी स्लोली है या वह स्लोली है या चलती स्लोली है। तो वह स्लोली तो नहीं है, वो चलती स्लोली है ना, तो ये वर्ब के लिए आया और वर्ब के लिए आने वाला एडवर्ब। अब देखो अगले सेंटेंस में, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये इज वर्ब है, सी सब्जेक्ट है। अब जो ब्यूटीफुल है ये सी ही ब्यूटीफुल है ना, वो लड़की है जो, वही तो ब्यूटीफुल है, इज तो ब्यूटीफुल है नहीं। अब सी ब्यूटीफुल है तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये प्रोनाउन के लिए आया। और वेरी है वो किसके लिए आया है, सी के लिए नहीं आया, वो वेरी वो आया ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल की डिग्री बढ़ा रहा है। ये देखेंगे हम आने वाली क्लासेस में, एडवर्ब कितने टाइप की होती है, डिग्री कैसी होती है, क्या डिग्री होती है, एडजेक्टिव की डिग्री कैसी होती है, ये आने वाली क्लासेस में डील करेंगे हम। अब जो ये वेरी आया है ये ब्यूटीफुल की डिग्री बढ़ा रहा है, और जब एडजेक्टिव की डिग्री बढ़ा रहा है तो मैंने बताया था एडजेक्टिव के लिए आने वाले भी एडवर्ब भी होते हैं। तो ये वेरी यहाँ पे एडवर्ब है। अगले सेंटेंस में चलते हैं, ही रन क्वाइट स्लोली। ठीक है, अब वह दौड़ता है बहुत ही स्लो, बहुत ही स्लोली दौड़ता है। अब जो वह स्लो है या दौड़ता स्लो है, तो मतलब हुआ दौड़ता स्लो है, वह तो स्लो है नहीं, दौड़ता स्लो होगा ना। तो ये रन के लिए आया, रन क्या है, वर्ब, वर्ब के लिए आने वाला एडवर्ब, तो ये स्लोली एडवर्ब है। तो और जो जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल और वेरी ये दो वर्ड थे, अभी ये जो वेरी वर्ड था ये ब्यूटीफुल की डिग्री बढ़ा रहा था, तो वैसे ये क्वाइट स्लोली की डिग्री बता रहा है कि वो क्वाइट स्लोली, बिल्कुल ही स्लोली। रन स्लोली हो गया एक तो, और एक क्वाइट स्लोली, बिल्कुल स्लोली जो वर्ड आया है ये स्लोली की डिग्री बढ़ा रहा है, और ये खुद एडवर्ब है, और एडवर्ब की डिग्री बढ़ाने वाला भी एडवर्ब ही होता है। ये बात मैंने आपको बताई है थोड़ी देर पहले ही। तो ये एडवर्ब में इतना ही था। आगे चलते हैं प्रेपोजिशन पे। अब प्रेपोजिशन की बिल्कुल सिंपल और सरल सी डेफिनेशन होती है। प्रेपोजिशन किसी भी सेंटेंस को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन प्रोनाउन या नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशियल रिलेशनशिप या इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। ये तो ऐसी डेफिनेशन आपके ऊपर से जाएगी, लेकिन सिंपल और सरल सी डेफिनेशन है जो सेंटेंस को अच्छे से बताए कि वो किस प्रकार से हुआ, उसकी टाइम, लोकेशन, प्लेस को बताए, तो वो होता है प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, ये बात याद रखना। और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास में देखेंगे, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं और ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन बनते हैं, ये बात भी हम देखेंगे आने वाले क्लासेस में। एग्जाम्पल देखते हैं, द किड्स आर हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। अब आर है, हाइडिंग है, ये वर्ब है, किड्स है, ये सब्जेक्ट है। अब जो बिहाइंड है ये प्रेपोजिशन है,
और ट्री है, मैंने बताया प्रेपोजिशन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट होते, ये बिहाइंड ट्री है ना, इसका ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का। देखो अब प्रेपोजिशन का यूज, द किड्स आर हाइडिंग, ये इतना सेंटेंस ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। लेकिन इस सेंटेंस को और अच्छे से बताने के लिए हमने प्रेपोजिशन लगाया कि वो किड्स कहाँ छुपे हैं, बिहाइंड द ट्री, मतलब इस जो सेंटेंस था इसकी और अच्छे से डिस्क्राइब किया इस पिक्चर को कि वो किड्स कहाँ पे छुपे हैं, तो बिहाइंड द ट्री छुपे हैं, मतलब इस सेंटेंस को और अच्छे से क्वालिफाई किया। यही 2 मिनट पहले मैंने बोला था कि सेंटेंस को और अच्छे से क्वालिफाई करना है या उस सेंटेंस की और अच्छे से पिक्चर बताना, वही प्रेपोजिशन का काम होता है। अब अगले सेंटेंस में जैसे डोंट रिंग द डोरबेल, कम राइट इनटू द हाउस। अब इसने बोला ये डोंट रिंग है, ये वर्ब है, डोरबेल। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में अभी इसका सब्जेक्ट आप पूछोगे कि डोंट रिंग में ये वर्ब तो हो गई, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट इसका यू होता है। ये आने वाली क्लासेस में जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे तो ये देखेंगे कि यू होता है, और यू ही क्यों होता है और क्यों क्यों नहीं होता सब्जेक्ट इसका। जो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसमें यू मिसिंग होता है, अंडरस्टूड होता है, और हम रीजंस के हिसाब से चलेंगे कि यू ही क्यों होता है। कम राइट था, ये एक वर्ब है, और इनटू, अब उसने बताया कि इनटू द हाउस, अंदर आ जाओ बिल्कुल, इनटू प्रेपोजिशन और हाउस इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन प्रोनाउन। एक बार के लिए याद रख लेना, आने वाली क्लासेस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बता दूंगा कैसे बनते हैं। अब इस सेंटेंस को अच्छे से डिस्क्वालीफाई किया है या क्वालिफाई किया है, डिस्क्वालीफाई गलती से बोल गया, क्वालिफाई किया है कि इनटू द हाउस, इसने कि कम राइट इनटू द हाउस मतलब अंदर आ जाओ। शी वॉज बोर्न इन 1996, ये अगला सेंटेंस है हमारे पास। वॉज बोर्न वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट है। मेन बात ये है। अब शी वॉज बोर्न, ये सेंटेंस ठीक था, ये इसको और अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए हमने उसको ईयर भी बता दिया कि वो कब बोर्न हुई है, तो प्रेपोजिशन इन का यूज़ किया हमने, और ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, ये बात मैंने आपको बताई है। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट रहेंगे, तो इन प्रेपोजिशन 1996 इसका ऑब्जेक्ट है। अब लास्ट सेंटेंस है प्रेपोजिशन का, प्लेस द पेन इनसाइड द ड्रॉर। अब आप खुद देख के बताए, पहले बात आर्टिकल हमने थोड़ी देर पहले किया था, देखो द पेन है, द ड्रॉअर है। अब जो द पेन और द ड्रॉअर है, ये स्पीकर और लिसनर को पता होगा कि कौन सा पेन है और कौन सा ड्रॉअर है, तभी तो बोलो उसने प्लेस द पेन इनसाइड द ड्रॉअर, मतलब उसने कोई ड्रॉअर फिक्स होगा, किसी ने ऑर्डर दिया होगा कि इस पेन को उस ड्रॉअर में रख दो, तो उस ड्रॉअर में रखो, तो मतलब सुनने वालों को भी पता है कि वो ड्रॉअर कौन सा और पेन कौन सा है, तो द आर्टिकल का यूज किया है। अब जो इनसाइड है ये प्रेपोजिशन है और ड्रॉअर इसका ऑब्जेक्ट है। इनसाइड उस बता रहा है वो प्लेस कौन सा है, प्लेस के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है कि वो प्लेस कौन सा है, तो प्लेस है ड्रॉअर। तो ये प्रेपोजिशन का बताया मैंने, टाइम प्लेस लोकेशन स्पेशियल रिलेशनशिप दिखाना हो किसी चीज़ में, और इसके बाद जैसे इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, ये बात भी मैंने आपको बताई है अभी अभी। अगले में चलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन कोई बोलते हैं कनेक्टर, इसका सेकंड नेम होता है। नाम से हमें कुछ नहीं करना, हमें काम से मतलब रखना होता है कि ये क्या वर्क करते हैं। कंजंक्शन का काम होता है किसी भी दो वर्ड, फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस को जोड़ना। अब फ्रेज क्लोज इन दोनों की क्लास एक रहेगी हमारी, इसमें मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस, फ्रेज और क्लोज के बारे में डिफरेंस, इन तीनों में क्या डिफरेंस रहते हैं। तो अब बारी बारी से चलते हैं। राम एंड श्याम, ये एक वर्ड था, एक ये वर्ड था, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने एंड कंजंक्शन का यूज किया है। तो वर्ड को जोड़ दिया, दे शुड टेक योर अम्ब्रेला बिकॉज इट इज रेनिंग, दे शुड टेक, अभी ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये एक क्लोज है, इट इज रेनिंग। इस इट इज का मतलब होता है, इस इट्स का मतलब होता है इट इज,
मतलब इसमें वर्ब भी है मिक्स। अगर वर्ब मिक्स है तो इसको इस टाइप से लिखते हैं इट इज़। तो ये इट्स नहीं होता, ये होता इट इज़ ही है। मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब ये रही, इज़ रेनिंग ये कंप्लीट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है और रेनिंग मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब एक पेयर ये रहा, एक सब्जेक्ट वर्ब का पेयर ये रहा, और दो क्लोज को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन, और कंजंक्शन है हमारे पास बिकॉज, क्योंकि टेक वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट अम्ब्रेला है, और अम्ब्रेला कोई भी नाउन प्रोनाउन होता है। अम्ब्रेला किसी भी चीज़ का नाम है तो नाउन होगा, लेकिन किसी चीज़ को जोड़ तो नहीं रहा, जोड़ कौन रहा है, बिकॉज जोड़ रहा है, और बिकॉज है कंजंक्शन। अगले सेंटेंस में चलते हैं। अनलेस माई सन फिनिश हिज होमवर्क ही कांट गो आउट। अब ज़रूरी नहीं है कि कंजंक्शन हमेशा सेंटर में ही हो सेंटेंस के। अब ये सेंटेंस को देखो, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं वर्ब से। फिनिश एक वर्ब है, सन सब्जेक्ट है इसका, कांट गो वर्ब है, ही सब्जेक्ट है इसका। अब आप कंजंक्शन को बीच में होमवर्क मान रहे होगे, ये ऐसा नहीं है। कंजंक्शन सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, अनलेस। और जैसे राम एंड श्याम ये सेंटेंस है एक। अब इसको ये भी तो बोल सकते हैं श्याम एंड राम, चेंज भी तो कर सकते हैं। ऐसे ही इसको चेंज कर सकते हैं, कंजंक्शन वाले पेयर को हम चेंज भी कर सकते हैं। ही कांट गो आउट अनलेस माई सन फिनिश हिज होमवर्क। अब वो बोल रहा है कि वह बाहर नहीं जाएगा जब तक मेरा लड़का या मेरा बेटा काम। तो इस चीज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं। इसमें तो बोल रहा है कि मेरा लड़का काम नहीं कर लेगा तब तक वह बाहर नहीं जाएगा। ये भी तो बोल सकता है वह बाहर नहीं जाएगा तब तक जब तक मेरा बेटा काम ना कर ले। अनलेस का मतलब होता है जब तक। हिंदी में मतलब लिखना चाहो तो जब तक मतलब होता है जब तक। अगले सेंटेंस में चलते हैं। वी हैड नो सूनर गॉन टू द बेड देन फोन रैंग। अब इसमें देखो, सबसे पहले वर्ब, हैड वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, नो सूनर टू प्रेपोजिशन, बेड इसका ऑब्जेक्ट, फोन रैंग वर्ब है, सब्जेक्ट ये। एक मिनट स्टार्टिंग से करते हैं एक बार। हैड वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट, एक पेयर ये रहा। रैंग वर्ब है, द फोन इसका सब्जेक्ट है, एक वर्ब सब्जेक्ट वर्ब का एक पेयर बन गया, एक सब्जेक्ट वर्ब का पेयर यहाँ पे बन गया। ये एडवर्ब है, गोन टू द बेड, ये टू बेड है, ये टू प्रीपोजिशन, बेड इसका ऑब्जेक्ट है। ये नो सूनर है, ये एडवर्ब है। ठीक है। अब इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए, इस क्लोज को जोड़ने के लिए, इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर को जोड़ने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक प्रेपोजिशन चाहिए। अब प्रेपोजिशन कौन सी है यहाँ पे, जोड़ने का काम देन करिए। देन है कंजंक्शन। कंजंक्शन मैंने बताया किसी भी दो क्लोज सेंटेंस फ्रेज वर्ड को जोड़ने के लिए यूज होती है। कंजंक्शन के बारे में और डिटेल से जानेंगे। दो टाइप की कंजंक्शन को दो टाइप में डिवाइड किया है, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। ये आने वाली क्लासेस में हम डील करेंगे। और लास्ट हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच बचता है इंटरजेक्शन का। इंटरजेक्शन होता है कोई भी, ये नॉर्मल सी बात है और छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे हुर्रा वी वॉन द मैच, आउच दैट रियली हर्ट बैडली, वाओ ओ माय गॉड। ये जो सभी सेंटेंस है बहुत फीलिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने या ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए इनका यूज किया गया है। तो इंटरजेक्शन में तो नॉर्मल इतनी ही बात थी, और ये स्टार्टिंग में आते सेंटेंस की। और इनकी पार्ट ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन ही है। वैसे नॉर्मली बोला जाए, जो डिटेल से जाना चाहता है तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, क्योंकि वी वो मैच किसने जीता है, वी ने ना, वी क्या है प्रोनाउन, और प्रोनाउन के आने के वाले एडजेक्टिव, प्रोनाउन के लिए आने वाले एडजेक्टिव। तो ये एक टाइप से एडजेक्टिव का काम करता है। कोई सर इनको गलत बताएंगे, लेकिन जो जिसका काम करता है उसको वही बोला जाएगा। जैसे कोई काम है, कोई ईंट बनाने का काम करता है तो उसको मजदूरी बोला जाएगा, ईंट बनाने वाला ही बोला जाएगा। तो जैसे ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन के लिए आने वाले एडजेक्टिव होते, तो अभी ये हुर्रे वे के लिए आया ना, तो इसको मैं एडजेक्टिव ही बोलूँगा। अगर कोई कुछ भी बोले तो आप
मान लेना, आप मेरी मानो तो मेरी मान लेना, क्योंकि मैं भी आपको टीच करा रहा हूँ और बिल्कुल गलत नॉलेज नहीं दूंगा मैं आपको। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास थी हमारी, ये आज हमारा सेकंड पार्ट था। तो ये जिसने दोनों पार्ट देखे उसके बहुत अच्छे समझ में पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो भी पहली क्लास जाके देख लेना। ये हमारे पास 9 पार्ट ऑफ स्पीच थे। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।